नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। हरियाणा में फिर एक बार भाजपा सरकार, नायब सैनी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ 2 महीने पहले होगा बुकिंग। और वडोदरा के लोगों को काला पानी की सजा, कांग्रेस की नगर सेविका का धरना प्रदर्शन। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार सरकार बना ली है। यहां भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी ने और अन्य मंत्रियों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। विधानसभा चुनाव में भव्य जीत के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। नायब सैनी के शपथ ग्रहण में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे। सीएम नायब सैनी के बाद अनिल विज ने दूसरे नंबर पर शपथ ली। वो पंजाबी समुदाय से आते हैं। तीसरे नंबर पर कृष्णलाल पंवार ने शपथ ली। वो अनुसूचित जाति से आते हैं। चौथे नंबर पर राव नरवीर ने शपथ ली, वहीं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। 5वें नंबर पर महिपाल ढांडा ने शपथ ली। ढांडा जाट वर्ग से आते हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में अलग अलग वर्ग और जाति समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है। ये साफ निखर कर आ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मंत्रिमंडल में 13 मंत्रियों ने शपथ ली। ट्रेन के टिकटों की बुकिंग में हो रही बड़ी धांधली को रोकने के लिए रेलवे ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जो 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी। अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। नया फैसला 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक एडवांस ट्रेन बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की डेडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट, ऐप और रेलवे के बुकिंग काउंटर से होती है। आईआरसीटीसी से हर दिन 12.38 लाख टिकट बुक होते हैं, जो पहले 120 दिन पहले बुक होते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 महीने पहले बुक किए जा सकेंगे। वडोदरा के नवायार्ड इलाके में पिछले 3 महीनों से डामर जैसे काले पानी की आपूर्ति हो रही है, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से आखिरकार कांग्रेस की नगर सेविका को धरने पर बैठना पड़ा है। कहने को तो गुजरात का वडोदरा शहर एक महानगर और स्मार्ट सिटी भी है, लेकिन स्मार्ट सिटी में कई इलाकों में अभी भी दूषित पानी की आपूर्ति की खबरें सामने आती ही रहती है। वडोदरा के नवायार्ड इलाके में पिछले 3 महीनों से कई सोसाइटी में काले पानी की आपूर्ति हो रही है। इस मामले बार बार शिकायत करने पर गड्ढे खोदकर कार्यवाही की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई ठोस निवारण नहीं लाने की वजह से लोगों को दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है और लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। ऐसे में स्थानीय नगर सेवक पुष्पा वाघेला ने धरने पर बैठकर वडोदरा महानगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दूषित पानी की समस्या को सुलझाने की मांग की है। यहाँ के स्थानीय निवासी पिछले कई वक्त से दूषित पानी की वजह से परेशान है और बीमार भी पड़ रहे हैं। ये नवायार्ड, जयवेर और रसूलदी की चाल और भट्टा सब में पूरा गंदा पानी 6 बजे आता है। तो कोई लोग आते हैं सैंपल लेने, कौन आते हैं पता नहीं चलता। हर जगह पे हर दिन 3-4 बार तो पानी लेने आता है, फिर कुछ करता नहीं है, आके चला जाता है, लेके चला जाता है। और जब पानी का खाड़ा खोदा पानी के लिए, तो इधर उधर सब जगह पे खाड़ा खोद के महीना तक खाड़ा पूरा नहीं, अभी पूरा तो पानी भर गया है, उसमें मच्छर भी आता है, सब घर में बीमारी हो गई है। 4 महीना से तो है, 4 महीना तो कम से कम बारिश आती थी तब से चालू है। कॉर्पोरेटर मेन हर रोज आते थे, हर रोज आते हैं, हर रोज पूछते हैं, लेकिन उसका भी कोई सुनते नहीं है कॉर्पोरेशन वाले, तो उसका क्या करने का। कांग्रेस की नगर सेवक पुष्पा वाघेला ने यहां धरना देते हुए वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों को
आड़े हाथों लेते हुए इस समस्या के निवारण की मांग की है। पूरे इलाके में गंदा पानी आता है। अधिकारियों को बार बार बोला है कि ये इस जगह पे गंदा पानी आता है, ये एरिया में आता है, आप यहाँ काम करवाओ तो पानी क्लीन होगा। पर अभी आते हैं, अभी आधे घंटे में आते हैं, अभी 1 घंटे में आते हैं, अभी 1 घंटा भी नहीं होता है, आधा घंटा भी नहीं होता है। हमारे पास काम करने वाला आदमी नहीं है, तो आदमी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो ये पब्लिक की थोड़ी गलती है। पब्लिक तो टैक्स भरती है, टैक्स पे करती है, तो पब्लिक को तो क्लीन पानी तो देना चाहिए। अभी वो यूज़ नहीं कर सके, इतना गंदा पानी आता है। 1-2 दिन नहीं हुआ है कि भाई चाल 1-2 दिन हुआ है और हम यहाँ बैठे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए और आप देख लो कई पे जगह पे 8 से 10 जगह पे खड्डा खोद के रखा है। वो खड्डा खोद के रखा है, मैं बता सकती हूँ कि ये पॉइंट भी उन्होंने रखा है। पानी गंदा आता है और पॉइंट रखा है, प्रेशर पॉइंट रखा है। अरे भाई पानी तो गंदा आता है, पानी क्लीन करने की बात बोलते हैं, पानी का प्रेशर की बात नहीं है। तो आप प्रेशर पॉइंट रख के चले गए, 1 महीना हो गया। अभी यही हॉल में से पानी ड्रेनेज वहाँ लीकेज है, यही हॉल में से पानी अंदर जाता है पानी की लाइन में। आप बताओ लोग क्या करें? लोग तो मेरी तरफ बोले लड़ेंगे कि मुझे बोलेंगे, तो मैं क्या करूं? तो मैं आखिर में धरने पे बैठी हूँ। 1-3 महीने हो गए। अभी दिवाली का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार में भी आप पानी क्लीन नहीं दे सकते, तो हम क्या करें? इसी जगह पे धरने पे बैठी हूँ जहाँ ड्रेनेज लीक है, जहाँ पानी लीक है। देखा गया है तो ये बिल्डिंग भी बन रही है, तो बिल्डिंग के बारे में बताइए। बिल्डिंग के नीचे ही है ये पूरा? ये बिल्डिंग बना दी, अधिकारी ऐसा बोलता है कि बिल्डिंग बना दी तो हम काम नहीं कर सकते। तो बिल्डिंग को परमिशन किसने दी? हमने तो नहीं बोला था कि आप बिल्डिंग को परमिशन दो। तो आप यहाँ से ये जो पत्रे सब है वो बिल्डिंग वाले का है, तो वो तोड़ दो और वहाँ पानी क्लीन करो। सबको पानी तो क्लीन चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्डिंग गैर कायदेसर है? बिल्डिंग कायदेसर है कि गैर कायदेसर है, मेरी बात नहीं है। मेरी बात पानी लोगों पानी को की है क्लीन मिले। बराबर, पर इसकी वजह से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो आपको बोलते क्या हैं कि लगता हम है? कहाँ से जाए, बिल्डिंग के नीचे लाइन है, तो बिल्डिंग के नीचे लाइन है, तो आपने ऐसी परमिशन क्यों दी? और अगर दी है तो किसने दी है? उनको बुलाओ, नहीं दी है तो तोड़वा दो। हमको तो पानी क्लीन चाहिए। गुजरात की कला नगरी के कई लोगों ने वडोदरा शहर के नाम को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ऊंचा किया है। इस फहरिस्त में आज नाम जुड़ गया है आयुषी ढोलकिया का, जो फेमिना मिस इंडिया 2024 में 2nd रनर अप बनी है। बुधवार रात मुंबई के वर्ली में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले एक अद्भुत और स्टार स्टडेड इवेंट रहा। इस अवसर ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता की 60वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया। इस भव्य समारोह में मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। अब आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 16 अक्टूबर की रात मुंबई में ये समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पिछले साल की विजेता नंदिनी गुप्ता ने उन्हें ताज पहनाया, जबकि बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने उन्हें मिस इंडिया का शैशे पहनाया। दादरा और नगर हवेली की रेखा पांडे को फेमिना मिस इंडिया 2024 की फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला, जबकि गुजरात की वडोदरा की आयुषी ढोलकिया ने 2nd रनर अप का खिताब अपने नाम किया। सभी विजेताओं को पूर्व प्रतियोगिता विनर नेहा धूपिया ने फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। वडोदरा की आयुषी ढोलकिया बचपन से ही काफी एक्टिव रही है और डांस से लेकर मॉडलिंग तक उन्होंने कई क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को उजागर किया है। इससे पहले आयुषी 2019 में मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब भी जीत चुकी हैं। फेमिना मिस इंडिया जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 2nd रनर्स अप बनकर आयुषी ढोलकिया ने फिर एक बार वडोदरा को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है। हाल ही में आयोजित किए गए वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट 2024 प्रतियोगिता में 26 से लेकर 35 वर्ष की एज कैटेगरी में महिला और पुरुषों ने खूबसूरत गरबा का प्रदर्शन किया और उनमें से श्रेष्ठ खिलैयाओं को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट 2024 स्पॉन्सर्ड बाय दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, co-sponsored by Rama Group, Narayan Jewellers, a legacy of Ambalal Chaturbhuj Chowksi, Jetalpur Road, Bankers Group of Hospitals, Atmiya Group, Gandevikar Jewellers Private Limited, Chikuwadi, supported by
RR Kabel और बैंक ऑफ इंडिया। Prizes sponsored by Mana Hotels and Resort, Ward Wizard Joy e-bike, RR Kabel, सेल्स कॉर्नर मकरपुरा, अर्बुदा ज्वेलर्स सुभानपुरा और ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी वडोदरा। गुजरात की कला नगरी वडोदरा नवरात्रि के लिए जानी जाती है और यहाँ की गरबा परंपरा को वीएनएम टीवी ने पिछले 24 सालों से कायम रखते हुए इस बार भी वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट 2024 का खूबसूरत आयोजन किया। वडोदरा के गोत्री के मैदान में आयोजित इस गरबा महोत्सव में 650 से ज्यादा गरबा प्रतिभागियों ने शिरकत की, जहां अलग अलग कैटेगरी में गरबा प्रेमियों ने झूमकर गरबा खेला। प्रतियोगिता की 26 से 35 वर्ष की एज कैटेगरी में महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर गरबा खेलते हुए मां अंबा की आराधना की। दिया माटा होके चमोर। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। (26 to 35 years girls category). We will start with consolation prizes, and I would like to request Mr. Mehul Lakhani, spokesperson BJP, to step forward to do the honors. 26 to 35 years girls category. Consolation prize goes to 411, badge number 411. Congratulations. Badge number 402.
Badge number 431. Congratulations to the winners. I would like to invite Shri Achal Mehta from Rishabh Group to step forward to do the honors, क्योंकि इन्हीं और इन्हीं के ग्रुप के ही सुरताल पे आज आप सभी ने परफॉर्म किया है. Third prize age category 26 to 35 years girls, and the third prize goes to badge number 406. The second prize age category 26 to 35 years girls, and the second prize goes to badge number 442. आपने जीता है second prize. The first prize goes to badge number 413. Yes, you guessed it right. Badge number 413. Prize is worth rupees 22,000. (26 to 35 गर्ल्स में जिन्होंने थर्ड प्राइज़ हासिल किया है उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि जब उनका नाम अनाउंस हुआ तब उनका क्या रिएक्शन था और आगे का अब उनका क्या प्लान है VNM गरबा क्वीन को लेकर. I have been playing in VNM since I was like 7 years old, so it's like I have grown up with this, so yeah. तो आपने कई सारे बदलाव देखे होंगे VNM गरबा क्वीन में, तो इस साल आपको क्या खास लगा और क्या अलग लगा है यहाँ पर? I like COVID के बाद I went for my further studies abroad, but like इतने सालों बाद this is my first VNM after like 2019, so it's very special for me. And नया तो ये लगा कि बहुत सारे अच्छे नए faces देखने मिल रहे हैं and they are playing really good. Yeah. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिव्यानी शाह जिन्होंने सेकंड प्राइज़ हासिल किया है 26 to 35 गर्ल्स कैटेगरी में. इनसे जुड़ते हैं कि अभी आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. बहुत सालों से हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं और एवरी ईयर जिस हिसाब से कंपटीशन की ऑथेंटिसिटी बढ़ रही है, वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर हैविंग सच ब्यूटीफुल गरबा ऑन VNM गरबा ग्राउंड. और कितने सालों से आप पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे? करीब 13-14 साल से. इतने सालों से आप पार्टिसिपेट कर रही हैं तो यू हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन VNM गरबा क्वीन एंड प्रिंस कॉन्टेस्ट. तो कोई ऐसी चीज़ जो अब और चेंज होती हुई आप देखना चाहें को? तो एक्चुअली आई रियली वांटेड दैट VNM शुड गो बिग, और आज ही उन्होंने अनाउंस किया दैट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर दे विल बी अलाउिंग पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द गुजरात, जो बहुत बड़ी बात है, सो दैट और बढ़िया गरबा और बढ़िया पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलेंगे. तो चलिए अब जुड़ते हैं प्राची शाह से जिन्होंने 26 to 35 एज ग्रुप में फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है. सबसे पहले तो आप कितने सालों से पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे? मैं 15 ईयर्स से यहाँ पे गरबा खेल रही हूँ. जब फर्स्ट प्राइज़ का अनाउंसमेंट हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, फर्स्ट प्राइज़ मिला, उससे बहुत आनंद हुआ. थैंक यू सो मच. आप बहुत सारे अलग अलग गरबा महोत्सव में जाती होंगी गरबा खेलने के लिए, शायद क्लासेस भी लेती होंगी, लेकिन VNM गरबा क्वीन जो कॉन्टेस्ट है इसके बारे में आप क्या सोचती हैं, क्या स्पेशल लगता है आपको यहाँ के बारे में? VNM गरबा कंपटीशन बड़ौदा का सबसे बड़ा कंपटीशन है. यहाँ बड़ौदा के सभी ग्राउंड में से जो चुनिंदा है, जो बेस्ट प्लेयर्स है, उसमें उसको चूज़ करते हैं और यहाँ पे कंपटीशन होता है. सो इट्स वेरी टफ कंपटीशन एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग कंपटीशन, और उसमें भी फर्स्ट आना वो बहुत गर्व की बात है. सो थैंक यू सो मच. Now we will move on to our next category, that is 26 to 35 years boys category. 26 to 35 years boys category, and I would request VNM TV director Ajay Kapoor to step forward to do the honors to give away the consolation prizes. The consolation prize goes to badge number 726. Badge number 726. Badge number 724.
first, second, and third prize age category 26 to 35 years boys. And I would like to invite Managing Director KYB Conmet, Mr. Premraj Kashyap and Mrs. Reena Raj Rastogi to step forward to do the honors. The third prize goes to badge number 3713 713. आपने जीता है third prize age category 26 to 35 years boys. Second prize in age category 26 to 35 years boys goes to badge number 730. Badge number 730. आपने जीता है second prize. And the first prize in age category 26 to 35 years boys goes to badge number 727. 727. First prize winner 26 to 35 years boys category. आपने जीते हैं प्राइज वर्थ 22,000. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्मित मोरे जी, जिन्होंने 26 टू 35 एज कैटेगरी में थर्ड प्राइज़ हासिल किया है. तो आइए जानते हैं कि उनको इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है. एक्चुअली बहुत ही खुशी हो रही है. थर्ड प्राइज़ मिला है तो थैंक यू. VNM को भी बोलता हूँ थैंक यू बहुत. आप VNM गरबा क्वीन एंड प्रिंस कंपटीशन में कब से भाग ले रहे हैं? 6 साल हो गए मुझे. अब हम जुड़ेंगे प्रतीक कहा जी से, जिन्होंने 26 टू 35 एज कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ जीता है. तो आइए जानते हैं उनसे कि उनको इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे तो हमेशा अच्छा ही प्राइज़ होता है और मैं 4 साल से खेल रहा हूँ. 4 साल से मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलता है यहाँ पे प्राइज़. इस बार आपने कैसी कैसी तैयारियाँ की थी इस कंपटीशन के लिए? फुल तैयारी होती है, हमेशा फुल तैयारी होती है. VNM गरबा क्वीन एंड प्रिंस कंपटीशन में भाग लेना और उसमें जीतना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है. और इस खास अवसर पर हमारे साथ मौजूद है तेजस अघेरा जी, जिन्होंने 26 टू 35 एज कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है. तो आइए जानते हैं उनसे कि उनका अनुभव कैसा रहा और वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं. मैं फर्स्ट तो बोल लूँगा, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इस ग्राउंड से. मैं राजकोट से आया हूँ और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला. बहुत खुश हूँ, बहुत. मैं बिलीव नहीं कर सका मैं जीतूँगा आज. आप जैसे कि आपने बताया कि आप खास राजकोट से इधर तक वडोदरा तक आए हैं, तो ऐसी क्या प्रेरणा मिली आपको कि आप इतने दूर से इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए? VNF कंपटीशन होती है ना, ओरिजिनल प्रिंस और क्वीन को मिलता है. इसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि ओरिजिनलिटी है वही मिलता है. यहाँ कोई किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता. में से जिसको मिलता है उसी का ही वो एनर्जी लेवल होता है. और आपने कैसी कैसी तैयारियाँ की थी इस कंपटीशन को जीतने के लिए? मैंने 9 दिन तो गरबा खेले थे ग्राउंड में VNF में, और यहाँ आके मैंने 1 दिन प्रैक्टिस की थी. उसके बाद मैं यहाँ आया था और मैं प्रैक्टिस 2 मंथ से कर रहा था तब. VNM TV की गरबा प्रतियोगिता की झलकियां रोजाना आप VNM TV पर देख रहे हैं और इसका पूरा प्रसारण दिवाली के दिनों में VNM TV के सभी प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे.
V&M Garba Queen Prince Contest 2024, sponsored by Deepak Nitrite Limited, co-sponsored by Rama Group, Narayan Jewellers, a legacy of Ambalal Chaturbhuj Chowksi, Jetalpur Road, Bankers Group of Hospitals, Atmiya Group, Gandevekar Jewellers Private Limited, Chikuwadi, supported by R.R. Kabel और बैंक ऑफ इंडिया। प्राइजेस स्पॉन्सर्ड बाय माना होटल्स एंड रिसोर्ट, वॉर्ड विजार्ड जॉय ई बाइक, R.R. काबेल, सेल्स कॉर्नर मकरपुरा, अर्बुदा ज्वेलर्स सुभानपुरा और ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी वडोदरा। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के भावनगर के नीलमबाग पैलेस में आयोजित रास गरबा कार्यक्रम में गृह मंत्री हर्ष संघवी के हाथों उत्कृष्ट महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। गुजरात के भावनगर के नीलमबाग पैलेस में भावनगर रेंज पुलिस और भावनगर व्यापारी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान से नीतरती नभनी चांदनी कार्यक्रम अंतर्गत शरद पूर्णिमा पर रास गरबा आयोजित किया गया। यातायात राज्य मंत्री हर्ष संघवी उपस्थित रहे। इस मौके पर नारी वंदना सम्मान अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यवाही करने वाली 39 महिला पुलिस कर्मचारियों को सम्मान पत्र हर्ष संघवी के हाथों एनायत किए गए।
साथ ही 41 जितनी महिला स्टूडेंट पुलिस कैडेट को इंस्ट्रक्टर के रूप में प्रशिक्षण देने वाले प्रशंसा पत्र एनायत कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। હર્ષભાઈ સંધુ સાહેબને એક સુંદર મજાનો મેમેન્ટો તેમનું ચિત્ર અર્પણ થઈ રહ્યું છે। આભાર। હવે પછીના ક્રમે ટીચરભાઈ ચેતરભાઈ મંચ પર આપનું સ્થાન કરી દો। માનનીય વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સર્વ કોમર્સ ફરીથી એકવાર જોરદાર તાળીનો ગડગડાટ થઈ જાય। સૌ બતાવીશું। ત્યારબાદ નિરાલીબેન દિનેશભાઈ સાવલિયા જેમણે પ્રશંસનીય કામગીરી કરેલી છે તે બદલ તેમનું હવે પછીના ક્રમે મેમેન્ટો સાથે અભિવાદન થશે। તેમના દ્વારા નામદાર કોર્ટમાં આરોપીઓને રજૂ કરી રિમાન્ડ મેળવવામાં આવેલ છે। સન્માન અર્પણ કરશો। તમામ સન્માનની મંચને વિનંતી આપ પણ આ અર્પણ વિધિમાં સહભાગી થશો। આપણે પ્રચંડ તાલીઓ સાથે ફરીથી એકવાર આ તમામ महिला कर्मयोगियों सम्मान ने વધાવી लेशुं। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने नागरिकों के मन से पुलिस का डर हटाने पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस सभी नागरिकों के हित में काम करती हैं। साथ ही उन्होंने असामाजिक तत्वों पर लिए जा रहे कड़े कदम की बात कहते हुए सामान्य नागरिकों के साथ हमेशा ही पुलिस तैनात होने की बात कही। शरद पूर्णिमा के पावन मौके पर गुजरात की शक्तिपीठ अंबाजी में दूध पोहे का प्रसाद लेने के लिए भाविक भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी देश विदेश में शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ शरद पूर्णिमा के मौके पर माताजी के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। माताजी के पट खोलकर दूध पोहे का भोग लगाया गया और कपूर आरती की गई। चांद की शीतल चांदनी में तैयार किए गए दूध पोहा के प्रसाद को लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों ने कतार लगाई। शरद पूर्णिमा को काजोगरी पूनम के रूप में भी जाना जाता है और इस दिवस पर शीतल चांदनी में तैयार किए गए पोहा को औषध के रूप में लिया जाता है। इस दूध पोहे का प्रसाद ग्रहण करने से शरीर से नेगेटिव ऊर्जा और बीमारियां दूर होती है, ऐसी मान्यता है। ऐसे में अंबाजी में मां अंबा को लगाए गए भोग को लेने के लिए हजारों की संख्या में भाविक भक्त उमड़ पड़े। यात्राधाम अंबाजी में हर पूनम पर भक्तों का हुजूम देखने मिलता है, जो शरद पूर्णिमा पर करीब करीब दुगना देखा गया। हमेशा ही आदिवासी लोगों के हक में लड़ते आए आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने फिर एक बार विकास के नाम पर रोजगारी छीनने पर सवाल उठाए। गुजरात के नर्मदा जिला के मालसामोट में एक सरकारी कार्यक्रम में रेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने वन मंत्री समेत के फॉरेस्ट अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। दरअसल नर्मदा जिला के अंतरियाल ऐसे हिल स्टेशन समान मालसामोट में रूरल इको टूरिज्म डेवलपमेंट का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य स्तरीय वन और पर्यावरण मंत्री मुकेश पटेल, भरूच सांसद मनसुख वसावा, विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख भी उपस्थित थे। इस दौरान चैतर वसावा ने सरकार पर सीधा हल्ला बोल करते कहा कि विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन और संस्कृति पर अतिक्रमण करने की कोशिश अगर की गई तो वो लड़ेंगे और जवाब देंगे। पूर्व मंत्री मोतीभाई साहेब અને મંચસ્થ તમામ પદાધિકારીઓ, ચૂંટાયેલા લોકપ્રતિનિધિઓ, હવે આટલો મોટો કાર્યક્રમ કરીએ જે સરકારનો કાર્યક્રમ છે, અમે અહીંયા ફોટો પડાવવા આવ્યા છે કે હે તમારું જંગલ ખાતું હું ધંધા કરે છે ખબર છે? ગયા વર્ષે સાહેબ આવ્યા હતા, અહીંયા બાજુમાં ઝાડવા રોપી ગયા, ચાલો કેટલા ઝાડવા તૈયાર છે હમણાં દીએ જોવા। રેડિયાપાડામાં તમે પ્રોગ્રામ કર્યો, 49 લાખનું તમારું કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્ર તમે ખુલ્લું મૂક્યું, 6 કરોડ રૂપિયા તો તમે વાવતરો ઉતાર્યા છે, ભાડાના જમવાના, તમારા જંગલ ખાતામાં હું ધંધા ચાલે છે ને ભાઈ, બધું ખબર છે, બરાબર છે? અહીંયા આપણે આ પેડ જેટલા પણ રોપીએ છીએ બધા સચવાવા જોઈએ, ફોરેસ્ટ વિભાગની જવાબદારી છે ભાઈ। વન સમિતિને સાથે રાખીને ગયા વર્ષે તમે મુકેશ પટેલ સાહેબને બોલાવી લાવ્યા, સાહેબે ઉદઘાટન કર્યું, આજે જોવા જઈએ આપણે કેટલા ઝાડવા તૈયાર છે, ત્યાં કેટલા ઝાડવા તમે સાચવ્યા છે। આ શિડ્યુલ એરિયા છે, અભયારણ્ય છે, અનુસૂચિ 5 લાગે છે, તમે હમણાં પ્રોજેક્ટ લઈને આવ્યા છો તેની વાત તો કરતા નથી। માલસામોટમાં 40 કરોડનો પ્રોજેક્ટ લાવ્યા, તમે 400 કરોડનો લાવો,
મેં તો એવું કેમ છું, મોદી સાહેબને લઈ આવીને ઉદઘાટન કરીએ. અમને વાંધો નથી, વિકાસ સાથે અમને જરાય વાંધો નથી. પણ જે રીતે અમને કેવડિયામાં રોજગાર આપીશું, પ્રવાસન કરીશું. અમારા આજે માતા બહેનો ત્યાં રડે છે, ત્યારે કેમ કોણ જોવા નથી આવતું? સાપુતારા હિલ સ્ટેશન બનાવવાના નામે કે મૂળ ગામ હતું તેને તમે નીચે મોકલી આપ્યું છે નવા ગામમાં. આજે લારી ગલ્લા નથી મેકવા દેતા. માલસામોટમાં જે પણ પ્રોજેક્ટ આવ્યો છે અમને વાંધો નથી, તમે વિકાસ કરો. 400 કરોડ નો પ્રોજેક્ટ લાવો, 40 કરોડ નો નહીં 400 નો લાવો, સહમત છે અમે. પણ અમારા લોકલ ગ્રામ પંચાયતની સહમતિ લો, અમારી વન અધિકારી સમિતિની સહમતિ લો, એમને ભાગીદારીમાં લો. બહારના લોકો આવે, અહીંયા કોર્પોરેટ જગતની નજર છે. 302 એકર જમીન માલસામોટમાં હાઉસિંગ સોસાયટીએ લીધી છે ભાઈ. એ એક પણ ઇંચ જમીન અમે આપીશું નહીં. એ સરકાર અહીંયા આર્મી મુખે મૂકી લેજો, લડવા માટે તૈયાર છે અમે. અહીંયા બી તમારો પ્રોજેક્ટ લગાડો, રોજગારી આપો, અમને જરાય વાંધો નથી. પણ કાલે ઉઠીને જમીનો પર અતિક્રમણ થશે, અમારો ખેડી ખાનાર ખેડૂતની જમીન છીનવા છે, તો અમે જંગલ ખાતાને કે કોઈના બાપને અહીંયા ઉભું રહેવા દઈએ. તમારું જંગલ ખાતું 1927 માં આવ્યું છે. અમારા બાપ દાદાની આ જમીન છે. વચ્ચે મારે તો આરેફ આવ્યો હતો પેલો ભાઈ, મને કે મુકેશ પટેલ સાહેબ નો ફોન આવ્યો છે, તમારું ઘર ક્યાં છે મને બતાવો. પૂછી લેજો, આ સાહેબ મનસુખ સાહેબ અમારા ઘરના છે. મીરા ડુંગરીયા, બાવા ડુંગરીયા, ભૂરા ડુંગરીયા કુટુંબનો છું મેં. મારા બાપ દાદાએ 500 એકર જમીન અનામત જંગલ બનાવવા માટે કોલીવાડામાં આપી છે. આજે પણ એના રેકોર્ડ છે, જંગલ ખાતામાં કઢાવી લેજે ભાઈ. બરાબર છે ને? ચૈતર વસાવાના ઘરની એમને પટેલ સાહેબ ને કોઈ પડેલી હોય ને તો ઘરે આવીને બતાવે સરકાર બી. બરાબર? કોઈના બાપથી ડરતા નથી. આદિ અનાદિકાળથી આદિવાસી આ જંગલમાં રહે છે. આ જંગલ અમે હાથેવો છે. વિકાસ કરો ને. અહીંયા માથાવલીમાં આજે માસ્તર નથી. મનસુખ સાહેબ હતા, દર્શનાબેન હતા, કલેક્ટર ને કીધું તો અઠવાડિયામાં માસ્તર આવશે, કેમ માસ્તર નથી આવ્યો? અહીંયા શરીર બારોમાં રહો નથી, એ કરો ને. એટલે ફોરેસ્ટ વાળા પોતપોતાની ઘરની એજન્સી રાખીને દર વર્ષે 8-10 કરોડ રૂપિયા ઉતારે છે. ડેડિયાપાડા રેન્જ હોય કે સોડાપાડા રેન્જ, તમે જંગલો બનાવવાના હોય તો બનાવો, તમારું ખાતું બંધ કરી દો. બરાબર છે? એ તમારા ટ્રાઇબલના, તમારા બાપના પૈસા નથી. આ ડીસીએફ સાહેબ તમારી રૂબરૂમાં કેમ છું, કૌશલ્યવર્ધક કેન્દ્ર તમે ડેડિયાપાડા બનાવ્યું, 49 લાખમાં બનાવ્યું, એને ખુલ્લું મૂકવાનું તમે 6 કરોડ રૂપિયા ઉતારી લીધા. કેમ ભાઈ? આ તમારી સિસ્ટમ છે. એટલે પ્રોટોકોલ સાચવજો. તમારા મગજમાં કઈ ધુમાડો હોય ને ભાઈ કાઢી નાખજો. બરાબર છે? એક ઝાડ અહીંયા ઉભું થવું જોઈએ. વિકાસ થાય, ડેવલપિંગ કરો, ટુરિઝમ આવશે, ટુરિસ્ટો આવશે, 2 પૈસા વાપરશે, અમારા લોકોને રોજગારી મળશે, અમે સહમત છે. પણ કાલે ઉઠીને જમીનો લેવાની કોઈ વાત કરશો ને તો પછી અમે છે ને તમે છે. આ તમને કીધું. બરાબર છે? એટલે આવી રીતના બીજી વાર ભૂલ નહીં करता भाई मैनेजमेंट कह दीजिए तुमने। धन्यवाद। अयोध्या यानी भगवान राम की नगरी और भगवान राम की नगरी अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक धूमधाम के साथ किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के हैदरगंज में श्री राम लीला समिति प्रताप नगर ने भरत मिलाप के पश्चात भगवान श्री राम का राज्याभिषेक समारोह धूमधाम से मनाया। अयोध्या के प्रताप नगर हैदरगंज में श्री राम लीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव के अंतर्गत भगवान श्री राम का भव्य राज्याभिषेक संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में शंख ध्वनि, वेद मंत्रों के पाठ और घंटा घड़ियाल की मंगल ध्वनि के बीच भगवान श्री राम को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान किया गया। ये रामलीला का 60वां वर्ष रहा और इस वर्ष भी भव्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। अयोध्या की पावन धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक नगरवासियों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। समिति के अध्यक्ष ने श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बजरंगबली के प्रतिरूपों की पुष्प वर्षा कर भव्य आरती की और भगवान श्री राम को सिंहासन पर विराजमान किया। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक और धार्मिक प्रस्तुतियों को पेश करते हुए सभी को मंत्रमुग्ध किया गया। जानते हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और यहाँ रामलीला का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी रामलीला के क्रम में आज राजगद्दी का भव्य कार्यक्रम है। भगवान श्री राम हवन करेंगे, तत्पश्चात हमारे कुल पुरोहित बैठे हैं, उनके साथ हवन करेंगे। उसके पश्चात उनका राज्याभिषेक होगा और आगे का कार्यक्रम जागरण होगा। इसके साथ ये हमारा 60वां वर्ष है। 60 वर्ष हमारे पूरे हो गए इस वर्ष। प्रभु के प्रति जो स्नेह था वो खुल कर आया। लोगों ने अच्छी तरह से सहयोग किया, सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ शहर में, और राम के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो दिव्य और भव्य हो रहा है। राम की महिमा राम ही जाने, हम लोग तो सिर्फ पात्र हैं।
प्रशासन हमेशा की तरह अपना सहयोग देता है और इस बार उत्तम सहयोग था। उन्होंने पूरी तरह से साथ दिया। माननीय सीओ साहब, माननीय एसपी सिटी साहब, माननीय कोतवाल जी, ये लोग हम लोगों के साथ परमानेंट लगे रहे। हमारे चौकी प्रभारी जी, यहाँ तक कि एक सिपाही हम लोगों के साथ लगा रहा। मैं नगरवासियों को एक ही बात कहूँगा कि जितने सनातनी हैं वो एक होकर एक छत्र भगवान श्री राम के छत्र के नीचे आकर जीवन यापन करें, अपनी नैया राम जी के हवाले करें और जीवन में सुख समृद्धि के साथ हिंदू एकता, सनातन एकता को प्रदर्शित करें। बस यही मैं चाहूँगा। गुजरात के वडोदरा जिला के करजण के किसान बेमौसम बारिश और खेतों में जल भराव के चलते आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। गुजरात के वडोदरा जिला के करजण के किया गांव में किसानों के खेत में पानी भर जाने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। यहां कपास समेत की फसल को पानी भर जाने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं कई छोटे किसान खेतों में पानी भरा हुआ होने की वजह से फसल ले ही नहीं पाए हैं। ऐसे में कई छोटे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाने की नौबत आई है। इस मामले किया गांव के किसानों ने मामलतदार को आवेदन देकर समस्या से अवगत भी कराया है। दरअसल शामल काठियावाड़ी नामक एक बड़े किसान ने सड़क बना दी है, जिसके चलते छोटे किसानों के खेतों में पानी भर रहा है और करीब 400 बीघा जमीन में ली गई फसल को नुकसान हुआ है। ऐसे में ये किसान अब न्याय और सरकार से सहायता की आस लगा रहे हैं। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में शरद पूर्णिमा के मौके पर गरबा आयोजन के साथ साथ वेशभूषा प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। गुजरात में शरद पूर्णिमा का उत्सव भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के मौके पर वडोदरा में राजमहल रोड पर जूनी काचिया पोड़ में श्री कोठी फलिया युवक मंडल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक गरबा आयोजन किया गया और इस मौके पर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग थीम और वेशभूषा पर सभी ने अलग अलग परिधान धारण कर इस मौके पर प्रतियोगिता में शिरकत की, जिसमें भजन मंडली, डाकोर, पैदल संघ, भगवान श्री राम, सीता माता, शंकर भगवान, राधा कृष्ण, भारतीय सैनिक, महाकाल बाबा, भूत और भगवान जैसे अलग अलग वेश धारण कर कई लोग प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस मौके पर गरबा की रंगत में भी गरबा प्रेमी उत्साह के साथ जुड़े। કોઠીફળિયા યુવક મંડળ દ્વારા શરદ મહોત્સવ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ વેશભૂષા સાથે ઉજવવામાં આવે છે અને આ જ રીતે મનોરંજન સાથે લોકો રાસ ગરબા રમે છે। અહીંયા ગાડી લોકો શંકર ભગવાન બન્યા છે, કોઈ લેડીઝ છોકરાઓ લેડીઝ બન્યા છે, ઘણા બધા નાના છોકરાઓ રામ સીતા બન્યા છે, ઘણા બધા વેશભૂષા બન્યા, કોઈ આદિવાસી બન્યું છે, કોઈ મદ્રાસી બન્યું છે। આ અમારું છેલ્લા 2 મહિનાથી મહેનત હોય છે આની પાછળ, ઘણો टाइम આપવો પડતો હોય છે આની પાછળ। અમારે 40 થી 50 વર્ષ થઈ ગયા છે। गुजरात के कई शहरों में बढ़ रही चोरी और लूटपाट की घटनाओं के बीच शामळाजी मोडासा हाईवे पर चालू वाहन पर पथराव की घटना सामने आने से सनसनी मच गई है। गुजरात में भी अब अन्य राज्यों की तरह आतंकित गतिविधियां बढ़ती जा रही है। गुजरात के अरवली के शामळाजी मोडासा हाईवे पर असामाजिक तत्व बेफाम बन गए हैं। यहां चालू वाहन पर पथराव की घटना सामने आई है, जहां मोटी इसरोल निकट निजी लग्जरी बस और ट्रक पर पथराव किया गया। पत्थर मारने से वाहनों के कांच तक टूट गए। चालू वाहन पर पथराव से 3 जितने लोगों को चोट भी पहुंची है और पथराव के बाद लोगों में यहां लूट की दहशत भी देखने मिली। वाहनों पर पथराव के बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और असामाजिक तत्वों की खोजबीन शुरू कर दी है। शामळाजी से मोडासा जा रहे थे, इसके बीच में मोटी फिसोल, वहाँ 4 पत्थर मारे थे। मेरे भी मुंह के लगी, हाथ के लगी है। हम मोडासा से सूरत जा रहे थे, रास्ते में मोडासा के पास में किसी ने 2-3 पत्थर मारे, आगे का कांच पूरा टूट गया। तेसरी बस का पैसेंजर भी परेशान है, 1-2 को पैसेंजर को भी लगा। गुजरात के मेहसाणा जिला का ऊंझा जीरे और सौंफ की क्वालिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग चंद मुनाफे की लालच में नकली जत्था तैयार कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने
छापा मारा। गुजरात के महसाणा के ऊंझा में संदिग्ध जीरे और सौंफ का जत्था बनाने वाली फैक्ट्री को एलसीबी ने उजागर किया है। महसाणा एलसीबी द्वारा की गई छापेमारी में 74 लाख रुपए का नकली जीरा और सौंफ का जत्था सीज कर दिया गया है। यहाँ कम गुणवत्ता वाले जीरे और सौंफ पर कलर चढ़ाकर उसे अच्छे पैकिंग में ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा था। इस मामले पुलिस ने 85 बोरी संदिग्ध जीरा और 1615 बोरी संदिग्ध सौंफ बरामद किया है। इस मामले पुलिस ने कानूनी कार्यवाही करते हुए कुछ लोगों से पूछताछ कर सैंपल लेबोरेटरी में भेज दिए हैं। મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝા શહેરમાં એના છેવાડાના વિસ્તારમાં એક ફેક્ટરી ઉપર ગઈકાલે મહેસાણા જિલ્લા એલસીબી દ્વારા રેડ કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ જે મહેસાણા જિલ્લાની છે એને માહિતી મળેલી અને એ માહિતી આધારે એમણે વેરિફિકેશન કરતા એમને જાણવા મળેલું કે ઊંઝાની હદમાં એક ગોડાઉનમાં મોટા પાયે બનાવટી જીરું અને બનાવટી વરિયાળી બનાવવાની એક કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। એ અનુસંધાને પોલીસે ત્યાં સ્થળ ઉપર રાત્રે રેડ કરતા ત્યાં જે શેડ છે એમાં એક બે મશીન મોટા હતા। એ મશીનમાં જીરું અને વરિયાળી બનાવટી બનવાની કાર્યવાહી ચાલુ હતી। પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ત્યાં અમને જાણવા મળેલું કે જે વરિયાળી આવે છે એ વરિયાળીના ભૂસાને એટલે કે જે વરિયાળીનો એકદમ રસકટ માલ હોય છે એને આ લોકો લાવીને એને પ્રોસેસ કરીને એમાં ગોળની રસી તથા અન્ય કેમિકલ કે જેમાં જીરુની સ્મેલ આવે અને ઓરિજિનલ જીરું લાગે એવી રીતે બનાવટ કરીને પેકિંગ કરીને એને માર્કેટમાં લોકોના ખાનપાન માટે મોકલતા હતા। સાથે સાથે આ રેડ દરમિયાન એવી હકીકત પણ જાણવા મળેલી કે સુકાયેલી જે વરિયાળી હોય છે એ વરિયાળીને પોલિશ કરી પ્રોસેસ કરી અને એમાં લીલો કલર ઉમેરી આ તાજી વરિયાળી છે લીલી વરિયાળી છે એ રીતે પણ એને માર્કેટમાં વેચવામાં આવતી હતી। આ જે સમગ્ર ફેક્ટરીનું સંચાલન કરતા હતા એમાં અમે ઊંઝાના એક ભાર્ગવ કુમાર પ્રવીણભાઈ તથા મહેશ કુમાર નટવરલાલ પટેલ આ બે વ્યક્તિઓને જે એના માલિક છે એમની પૂછપરછ માટે અમે લાવેલા છીએ। આ જે ફેક્ટરી છે એ રામપુરા ગામેથી દાસજ તરફ જતા રોડ ઉપર ઊંઝા ગામની સીમમાં ઉમા એસ્ટેટના નામથી આવેલી ફેક્ટરી છે। સ્થળ ઉપર રેડ દરમિયાન અમને કુલ 3 ગોડાઉન અને 2 મોટા શેડ એ 2 જગ્યાએ રેડ કરેલી। જે ગોડાઉનમાં આ બનાવટી વરિયાળી અને બનાવટી જીરું જે પેક હાલતમાં હતું એ મળી આવેલું છે। સાથે સાથે જે પ્રોસેસ કરવાના મશીન છે એ કુલ 5 મશીન અને આ 2 મોટા શેડ અમે હાલ એને સીઝ કરેલા છે। આ રેડ દરમિયાન ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીના અધિકારીઓને ટીમ સાથે અહીંયા આગળ બોલાવવામાં આવેલા હતા। પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જ્યારે એમણે સ્થળ ઉપર આ વસ્તુની જે ચકાસણી કરી તો એમાં બનાવટી જીરું બનતું હોવાનું એ એમણે જણાવેલું છે। હજુ પણ જે સીઝ કરેલો મુદ્દામાલ છે એનો અમે સેમ્પલ લઈ અને ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી ગાંધીનગર ખાતે પણ આને મોકલવાની તજવીજ હાથ ધરેલી છે। લોકોના ખાનપાનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા આ બનાવટી જીરું અનુસંધાને અમે આરોગ્ય વિભાગને પણ આ જાણ કરેલી છે। સાથોસાથ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ અમે જાણ કરેલી છે અને હાલમાં જે સમગ્ર મુદ્દામાલ કે જે 81,03,200 નો થાય છે એ સમગ્ર મુદ્દામાલ અમે અત્યારે હાલ સીઝ કરેલો છે અને આગળની એની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। વેપારી પોતાના બચાવ માટેની આ ખોટી બાબતો જણાવી રહેલા છે। લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટેની આ વાતો છે। હકીકતમાં જે પ્રાથમિક અમને જણાવી આવ્યું છે અને આ ગોડાઉન બાબતે અમે આજુબાજુમાં જે તપાસ કરેલી તો લગભગ છેલ્લા 2 માસથી આ એમની એક્ટિવિટી ચાલુ હતી એવું અમને જાણવા મળેલું છે। આમાં જે પશુ આહારની વાત છે તો પશુ આહાર બાબતે કોઈપણ વિભાગ તરફથી એમણે કોઈ પ્રમાણપત્ર કે પશુના ઉપયોગમાં આ લઈ શકાય એવું કોઈ પ્રમાણપત્ર અમને ત્યાં કોઈ રજૂ કરેલું નથી અને સ્પષ્ટ એ ફલિત થયેલું છે અમારી તપાસ દરમિયાન કે આ વરિયાળી તેમજ જીરું બનાવટી બનાવવામાં આવતું હતું અને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા થાય એ રીતની આ સમગ્ર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલી હતી। આ જગ્યાએ અગાઉ જે કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી હતી
એ દરમિયાન અમને મોટી માત્રામાં કોઈ જથ્થો મળી આવેલો નહોતો. આમાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને જે માહિતી મળેલી હતી એ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે સૌપ્રથમ ત્યાં આગળ આ રેડ કરેલી હતી અને એમના તરફથી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી હતી. गुजरात की वडोदरा शहर के साथ साथ अब ग्राम्य इलाकों में भी लगातार असामाजिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। वडोदरा के डभोई में एक दुष्कर्म की तो एक हत्या की वारदात सामने आई है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में 18 साल की युवती पर माता के प्रेमी द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला उजागर हुआ है, जिसमें पति के मौत के बाद पीड़ित की माता लाल भाई वसावा के साथ रहती थी, लेकिन माता के प्रेमी ने 18 साल की बेटी पर नजर बिगाड़ते हुए उस पर दुष्कर्म किया, जिस पर कार्यवाही करते हुए डभोई पुलिस ने लालभाई वसावा को गिरफ्तार कर लिया है। ડભોઈ ખાતે એક દુષ્કર્મનો બનાવ બનવા પામેલ છે, જેમાં હકીકત એવી છે કે ફરિયાદી બેન છે એ તેમની માતા સાથે રહેતા હતા અને માતાના એક અન્ય વ્યક્તિ સાથે છેલ્લા 7 વર્ષથી પતિ પત્નીની જેમ રહેતા હતા, જે લાલાભાઈ વસાવા કરીને ઈસમનું નામ છે. એટલે લાલાભાઈ ઈસમ અને ફરિયાદીની માતા બંને પતિ પત્ની તરીકે રહેતા હોય અને દીકરી પણ તેઓની સાથે જ રહેતી હોય. આ દીકરી ઉપર નજર બગાડી 7મા મહિના અને 10મા મહિનામાં આ આરોપીએ ફરિયાદી સાથે દુષ્કર્મ કરેલું હોય અને તેની સમાજમાં આબરૂ ન જાય એ અનુસંધાને જે તે વખતે પણ કોઈને કહેલું નહીં અને એની એકલતાનો લાભ લઈ આ આરોપીએ દુષ્કૃત્ય આચરેલું હોય તેના વિરુદ્ધ હાલ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ IUCAW द्वारा ચાલી રહેલ છે. वहीं अन्य एक मामले में डभोई GIDC में मजदूरी करने वाले शैलेश कटारा नामक युवक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल प्रेमिका प्रेमी को कहे बिना मजदूरी के लिए वापी चली गई थी, जिससे गुस्से में आकर प्रेमी ने प्रेमिका के सिर पर लकड़ी के फटके मारकर उसे मार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारे शैलेश कटारा को पकड़ने की कवायद शुरू की है। ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગઈકાલે રાત્રે એક બનાવ બનવા પામેલ છે, જેમાં વિગત એવી છે કે પ્રેમીલાબેન વલવાઈ નાઓ મર્ડર કરવામાં આવેલ છે અને તેમાં આરોપી તરીકે તેઓના હસબન્ડ શૈલેષભાઈ કટારા કે જે તેઓની સાથે રહેતા હતા અને અગાઉ પ્રેમીલાબેન તેમને મૂકીને મજૂરી અર્થે જતા રહેલા હતા, એટલે તેની રીસ રાખી અને ડભોઈ GIDC ખાતે 3 દિવસ પહેલાં જ આવેલા હતા મજૂરી અર્થે અને ત્યાં રાત્રે ઝઘડો કરી અને પ્રેમીલાબેનને માથામાં લાકડાના ફટકા મારી આરોપી શૈલેષભાઈ ભાગી ગયેલ છે અને પ્રેમીલાબેનના ભાઈ અજયની ફરિયાદ લઈ આગળની કાર્યવાહી હાલ ડભોઈ પોલીસ દ્વારા ચાલુમાં છે। गुजरात की कलानगरी वडोदरा में दिवाली के उपलक्ष्य में सहज रंगोली ग्रुप के कलाकारों द्वारा बनाई गई रंगोली की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। गुजरात के वडोदरा में सहज रंगोली ग्रुप के कलाकारों द्वारा बनाई गई रंगोली की प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व नगर सेवक राजेश आयरे के हाथों किया गया। इस मौके पर सहज रंगोली ग्रुप के फाउंडर कमलेश व्यास, मीना व्यास, भाविन वैद्य समेत के अन्य अग्रणी उपस्थित रहे। सहज रंगोली ग्रुप द्वारा हर वर्ष साल में 2 बार वडोदरा की कला प्रेमी जनता के लिए निःशुल्क रंगोली वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत अब तक 5000 जितने लोगों को रंगोली बनाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस बार सुभानपुरा में सौरभ पार्क सोसाइटी के सहयोग से 40 जितने छात्रों को अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ रंगोली सिखाई गई, जिसमें लैंडस्केप रंगोली, रियलिस्टिक, पोर्ट्रेट रंगोली, नेचर रंगोली, स्टील लाइट रंगोली समेत की कई रंगोली बनवाई गई। छात्रों ने निःशुल्क रंगोली प्रशिक्षण का लाभ लिया और खूबसूरत रंगोली बनाई, जिसकी प्रदर्शनी इन दिनों जारी है। સહજ રંગોલી ગ્રુપની જે રીતે એક પરંપરા રહી છે કે અમે લોકો વર્ષની અંદર 2 વખત નિઃશુલ્ક રંગોલી વર્કશોપનું આયોજન કરી અને વડોદરાની જે રંગોળી પ્રેમી જનતા છે એમને નિઃશુલ્કમાં પ્રશિક્ષણ આપી અને રંગોળી શીખવીએ છીએ। એ પરંપરાને અનુસરતા આ વખતે અત્યારે દિવાળી પહેલાં જસ્ટ સૌરભ પાર્ક કોમ્યુનિટી હોલ, સૌરભ પાર્ક સોસાયટીના સહયોગથી અહીંયા અમે એક નિઃશુલ્ક રંગોળી વર્કશોપનું આયોજન કરેલું હતું, જેમાં 3 દિવસની ટ્રેનિંગ આપીને કુલ 40 વિદ્યાર્થીઓને પાસે આજે અમે અહીંયા રંગોળીઓ બનાવી છે। 40 રંગોળીઓનું અહીંયા પ્રદર્શન આયોજિત કરેલું છે, જેની અંદર આપ જોઈ શકો છો કે માત્ર 3 દિવસની ટ્રેનિંગમાં એ લોકો જે રીતે શીખી શક્યા છે અને આગળના ભવિષ્યમાં એ લોકો કઈ રીતે આગળ વધી શકે છે, રંગોળી કઈ રીતે શીખી શકે છે, બસ એ સહજ ગ્રુપનો જે ઉદ્દેશ છે એ આજે કાર્યાન્વિત થયો છે, ફલીભૂત થયો છે કે જેની અંદર આપણા સુભાનપુરા વિસ્તારના સમગ્ર વડોદરાના લોકલાડીલા નેતા રાજેશભાઈના સ્વહસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે। એમના આશીર્વચન થકી વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવેલા છે। गुजरात के अमरेली में मिनी चक्रवात के साथ बरसी धुआंधार बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है।
गुजरात के सावरकुंडला के छापरी गांव में मिनी चक्रवात का असर देखा गया। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश बरसती हुई देखने मिली, जिसके चलते फसल बर्बाद हो गई है। तेज हवाओं के चलते कपास, ज्वार, सोयाबीन समेत की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं गुजरात के अमरेली जिले में भी बरसाती माहौल देखा गया। अमरेली के बाबरा पांचड़ में धुआंधार बरसात हुई। बाबरा के ग्रामीण इलाकों में धुआंधार बरसात दर्ज की गई, जिसमें ऊंटवड़, कोटड़ा पीठा, चरखा, चमारडी गांव शामिल रहे। बाबरा में धुआंधार बारिश दर्ज की गई। साथ ही बगसरा, वड़िया, खांभा, सावरकुंडला में भी धुआंधार बारिश दर्ज की गई, जिससे चलते किसान फिर एक बार सकते में आ गए हैं। अमरेली के चलाला में भी बिजली के कड़ाकों के साथ बारिश दर्ज की गई। जर, मोरजर, दहीड़ा, गोपालग्राम में धुआंधार बारिश हुई है, जिससे कपास, मूंगफली, बाजरी, सोयाबीन की फसल को नुकसान होने का डर किसानों को सता रहा है। गुजरात के अमरेली के धारी में बिना इजाजत मिट्टी खनन कर रहे माफियाओं पर छापे मारकर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का सामान सीज किया गया है। गुजरात के अमरेली जिले के धारी में रॉयल्टी बिना रेत खनन कर रहे रेत माफियाओं पर मामलतदार ने कार्रवाई की है। यहां अलग अलग 3 जगहों पर मामलतदार ने छापेमारी की और धारी के डांगावदर गांव से 3 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं। हिमखिमड़ीपरा से 1 डंपर और ट्रक बरामद किए गए हैं। वहीं कमी केराला गांव से मिट्टी भरा हुआ 1 ट्रैक्टर मामलतदार ने बरामद किया है। धारी मामलतदार ने 5 ट्रैक्टर के साथ करीब 60 लाख रुपए का मुद्दामाल सीज कर मिट्टी माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है। धारी तालुकाમાં અલગ અલગ જગ્યાએ રેતીની ચોરી ચાલતી હોવાની બાતમીના આધારે धारी મામલતદાર કચેરીના સર્કલ ઓફિસર, રેવન્યુ તલાટી, ક્લાર્ક તથા અન્ય સમગ્ર રેવન્યુ ટીમ સાથે 3 અલગ અલગ જગ્યાએ રેતી ચોરી પકડવા માટે રેડ કરવામાં આવેલી હતી, જેમાં ડાંગાવદર ગામેથી રેતી ભરેલા 3 ટ્રેક્ટરો, કમી કેરાળા ગામેથી રેતી ભરેલું 1 ટ્રેક્ટર તેમજ હિમખીમડીપરા ખાતેથી 1 રેતી ભરેલું ડમ્પર પકડીને મામલતદાર કચેરી ખાતે અટક કરવામાં આવેલું છે। આ તમામ મુદ્દામાલ 60 લાખ જેવો મુદ્દામાલ સીઝ કરીને આજરોજ ખાણ ખનિજ વિભાગને જરૂરી દંડ વસૂલ કરવા માટે લખવામાં આવેલું છે। नागरिकों से लिए जाते टैक्स के पैसों से विकास कार्यों के नाम पर कैनाल जैसी कई निर्माण कार्य कर तो दिए जाते हैं, लेकिन बाद में देखभाल के अभाव में उनका क्या हाल होता है, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कोई जंगल की झाड़ियां नहीं है, बल्कि बड़ोदरा के करजन से गुजरती डोरा माइनर कैनाल है, जहां देखभाल और मरम्मत के अभाव में झाड़ियां इस कदर निकल आई हैं कि कैनाल ही गायब हो गई है। डोरा माइनर कैनाल करजन से असलम अटाली से गुजरकर नेशनल हाईवे नंबर 48 क्रॉस कर डोरा गांव तक जाती है, लेकिन कैनाल में झाड़ी निकल आने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान कैनाल की सफाई की मांग कर रहे हैं। હવે જે કેનાલ જાય છે, કેનાલની અંદર ખેતર જેવી હાલત થઈ ગયેલી છે, જંગલ જેવું થઈ ગયેલું છે। હવે અમારી માંગ છે એક જ તંત્ર દ્વારા કે આને સાફ સફાઈ કરાવે। હાલમાં પરિસ્થિતિની તો વાત જ છોડો, જંગલ જેવા ખેતરોની અંદર જંગલ જેવા ખેતર થઈ ગયેલા છે, એવી જ કેનાલની અંદર હાલત છે। गुजरात के सूरत की लाजपोर जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साईं के दांत में दर्द होने से इलाज के लिए सूरत के सिविल अस्पताल लाया गया। सूरत की लाजपोर जेल में बंद दुष्कर्मी नारायण साईं को मेडिकल चेकअप के लिए सूरत के सिविल अस्पताल लाया गया। नारायण साईं के दांतों में दर्द की लगातार शिकायत रह रही है। दांत के इलाज के लिए चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच नारायण साईं को सूरत सिविल अस्पताल लाया गया। पिछले 11 सालों से महलों में रहने वाला नारायण साईं जेल में बंद है और अब बीमारियों का घर बन गया है। नारायण साईं एक वक्त में लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हुए आसाराम बापू का बेटा है। आसाराम भी जेल में दुष्कर्म की सजा काट रहा है और नारायण साईं भी पिछले 11 सालों से जेल में बंद है। जब नारायण साईं को सिविल अस्पताल लाया गया तब कैदी का ड्रेस भी नहीं पहनाया गया था और ना ही नारायण साईं के हाथों में हथकड़ी लगाई गई थी। ऐसे में नारायण साईं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही होने की बात भी सामने आ रही है। महल जैसे आश्रमों में लग्जूरियस लाइफ जीने वाला नारायण साईं पिछले कई सालों से लाजपोर जेल में बीमारियों का भोग बना है। नारायण साईं को कमर की और हड्डियों की बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। दांत और जबड़े की बीमारियों की शिकायत भी नारायण साईं बार बार करता रहता है। ऐसे में उसे इलाज हेतु आज फिर एक बार सूरत के सिविल अस्पताल लाया गया।
गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में चोरों की दहशत के बीच चोरी और लूट की असफल कोशिश सामने आने से लोगों में दहशत बढ़ रही है। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में चोरों की दहशत बढ़ती जा रही है। सावली के जशोदा नगर सोसाइटी में एक मकान में और मेन रोड पर स्थित अतुल बेकरी में चोरों द्वारा चोरों की वारदात को बीती रात अंजाम दिया गया था। वहीं सावली हालोल रोड पर अक्षर सोसाइटी में सावली जानने वाले एक युवक को रोककर कुछ अज्ञात शख्सों ने धमकी देकर उसे लूटने की कोशिश की। इस युवक ने समूचा मामला पुलिस समक्ष उजागर करते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की है। अक्षर सोसायटी में मारा भाई लेवा जतो सावली में तो तहेड़ी 5-6 जना आया मैंने पहला घेरी लीधो डंडो बतायो ने चक्कू बतावता था। तो पहला तो मारी फेट पकड़ी तो मैंने चक्कू काढ़ता ए लोग ने जोई गयो फेट छोड़ाने पहला मैं भागी गयो बूमा बूम करवा वाळ्यो तो बाजू में घर था ए घरना लोग बधा आई गया तो बची गयो। मारी जो मांगनी करी मोबाइल वो बधु आपी दो पैसा। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। साथ ही आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।